हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 कवर करेंगे क्लास 8 का, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बेसिकली इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी लाइफ का एंड हमारे सिलेबस का। तो क्रॉप से हमारा मतलब है एग्रीकल्चर। बेसिकली भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे 50 से 60% लोग सिर्फ और सिर्फ कृषि और कृषि से रिलेटेड चीज जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं उन पर डिपेंड करते हैं। लाइक फार्मर्स हो गए, वो मेनली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा आपके वेंडर्स हो गए जो सब्जियां बेचते हैं या फल बेचते हैं, और इसके भी अलावा बहुत सारी दुकानें हो गई अनाज वाली। बहुत सी चीजें हैं जो सिर्फ, और बहुत से लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स पे निर्भर करते हैं। उनका लाइफस्टाइल, उनकी लाइफ क्रॉप पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जब हम आते हैं क्रॉप्स के बारे में, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि क्रॉप्स कितने तरीके की होती हैं, कौन कौन से सीजन्स में लगाई जाती हैं, क्या क्या हमें चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं क्रॉप्स लगाने से पहले। इसके अलावा क्या प्रोसीजर होता है, कौन से टूल्स यूज होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जो इससे रिलेटेड अब इन्वेंट हो रही है या यूज की जा रही है, वो भी हम जानेंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। आगे हम देखते हैं जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, जो मैंने थोड़ा बहुत दे भी दिया। आगे विल डिस्कस अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट। इसके अलावा आ गया हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉप, कितने तरीके की होती हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की कैसे कैसे की जाती हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की उसके लिए सॉइल कैसे प्रिपेयर करेंगे, बीज कैसे बोएंगे, सोइंग सीड्स, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस, इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई करना यानी पानी डालना। इसके अलावा वीड वीड कंट्रोल हो गया। वीड कंट्रोल मतलब जो बिना नीड की जो झाड़ियां उगाती हैं क्रॉप्स के साथ में, ऐसे प्लांट जो हमारे किसी काम के नहीं है बट वो हमारा न्यूट्रिशन और हमारे रिसोर्सेज यूज करते हैं, उनको हम वीड बोल देते हैं। तो वीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग, इसके अलावा फसल काटी कैसे जाएगी, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, हम कैसे उसको स्टोर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या होता है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो जानेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानेंगे। कॉमन पेस्ट एंड डिजीजेज इन क्रॉप, जो बीमारियां होती हैं क्रॉप्स के अंदर उन सबके उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। तो चैप्टर काफी लंबा है, ट्राई करेंगे 2 वीडियो में कवर हो जाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, देखते हैं कितनी लंबी जाती है ये वीडियो। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन सबसे पहले आ जाती है। बेसिकली क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजेस। मतलब हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं किस चीज के लिए, या तो फूड के लिए या फाइबर के लिए या किसी भी हमारे यूज के लिए, कि हमारी जिंदगी में उसका यूज हो रहा है, किसी चीज के लिए काम आ रही है, उसको क्रॉप कहते हैं। अगर ये किसी काम के नहीं होते तो प्लांट्स तो ऐसे बहुत सारे हैं जो लगे रहते हैं और हमारे किसी काम के नहीं है, बट वो रोड साइड पे उग रहे हैं और जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है, तो उनको क्रॉप नहीं कह सकते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, प्लांट कह देते हैं, वीड कह देते हैं। वीड मतलब झाड़ियां जो हमारे किसी काम की नहीं है। क्रॉप हम उसे कहते हैं जो भी चीज हमारे यूज की उगा रहा है कोई पेड़, उसको हम कहेंगे क्रॉप। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। सबसे पहली चीज, हमें फूड सिक्योरिटी मिलती है। लाइक अगर हमने आज कोई फसल उगाई है, हमें पता है कि आज से 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जब ये फसल बड़ी हो जाएगी, इस पे खाने का अनाज आएगा, हमें खाने के लिए मिल जाएगा। हम ये सोच के सेफ रहते हैं। सोचो 1 साल पूरे के देश में कोई खेती ही ना करे, तो क्या हम ये गारंटी ले पाएंगे कि अगले साल हमें खाने को कुछ मिलेगा? नहीं ले सकते गारंटी। इसीलिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है ये फूड सिक्योरिटी के लिए। हाँ, हमें खाना मिल जाएगा। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, और जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट होती है जिनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, वो भी प्रोवाइड करती हैं ये सारी क्रॉप्स। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम टाइप्स ऑफ क्रॉप पे। टाइप ऑफ क्रॉप 2 चीजों पे डिवाइडेड है। एक तो टाइप ये हो गए 3, इसके अलावा 2 टाइप और होते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, कि कौन से सीजन में कौन सी फसल बोई जाएगी, वो एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप हो गया पर्पस, कि इन फसलों का मतलब क्या
यूज होने वाला है आगे जाके या क्या किस काम में आने वाली है उसके बेसिस पे। तो एक टाइप पर्पस के बेसिस पे हो गए 3 और 2 टाइप हो गए हमारे सीजन के बेसिस पे जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हो गया हमारा फूड क्रॉप्स, वो वाली सारी क्रॉप जिनसे अनाज उगता है, जैसे कि ये ठीक है हमारा हो गया गेहूं, हो गया हमारा बाजरा, हो गया या राइस हो गया। यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया राइस, चावल, व्हीट यानी कि गेहूं, मेज मतलब मक्का। ये तीनों कैसी क्रॉप्स हैं जिनसे हमें खाने को मिल रहा है कुछ, तो वो खाना खाना देने वाली क्रॉप्स कहेंगे हम फूड क्रॉप। नेक्स्ट आ गई हमारी कैश क्रॉप। ये वो सारी क्रॉप्स हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ किस लिए उगाते हैं, पैसे के लिए। वो हमारी पर्सनल लाइफ में कोई यूज नहीं देने वाली एज इट इज, लेकिन हाँ हम किस चीज के लिए उगा रहे हैं उन्हें, जिससे हमें खूब सारा पैसा मिले। जैसे कि ये कॉटन की खेती हो गई। कॉटन हम ये इस तरीके से, ये कपास बोलते हैं इसको हिंदी में। कपास को हम डायरेक्ट पेड़ से तोड़ के यूज नहीं कर सकते, वो यूजेबल नहीं होता। आप कभी भी अगर आपको मौका मिले आप खेत में जाओ, आप देखो इसको छू के, कॉटन इज क्वाइट डिफरेंट। उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद ये कपास कॉटन बन के तैयार होगा, मतलब यूज के लायक कॉटन बन के तैयार होगा। तो ये कपास किस लिए उगाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए। इंडस्ट्रीज को बेच रहे हैं कपड़े, जिससे कपड़े बनेंगे, या फिर ऐसी जगह बेच रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बेच रहे हैं, वहां पे क्या कॉटन यूज होती है ड्रेसिंग के टाइम पे, और भी चीजों में। मेकअप, ब्यूटी ब्रांड्स प्रोसेसिंग करते हैं कॉटन की, वो किस लिए, वो स्वैब्स बनाते हैं फेस साफ करने के लिए। तो कॉटन के बहुत सारे यूजेस हैं। ऐसे ही शुगर केन हो गया, शुगर केन किस लिए उगा रहे हैं, कोई इंसान शुगर केन की खेती कर रहा है तो वो खा थोड़ी ना सकता है उतना शुगर केन, इतना कंज्यूम ही नहीं कर सकता एक बार में, लेकिन वो इतना सारा उगाता है सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए। सेम चाय हो गई, चाय की खेती भी इंसान बेचने के लिए करता है, बेसिकली पैसे के लिए। तो ये तीनों खेती हमारी हो गई पैसे, जिससे हमें डायरेक्ट कैश मिलने वाला है। इसके अलावा हमारी हो गई फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप उन क्रॉप्स को कहते हैं जिससे हमें धागे बना पाए, फाइबर जिससे हम कपड़ा बना पाए, जिससे हम कुछ यूज कर पाए। जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन से हम कपड़े बना रहे हैं। जूट, जूट से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, हैट्स बनती हैं, बहुत सारे डॉल्स वगैरह, बहुत सारी चीजों में जूट यूज होता है। तो इससे हमें इन दोनों इन क्रॉप से हमें मिल रहा है फाइबर। तो ये पर्पस के बेसिस पे, इन क्रॉप्स का पर्पस क्या था, इस बेसिस पे ये 3 पार्ट हो गए हमारे, 3 टाइप्स हो गए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, कि उनको कैसे बोया जाए। तो हमारी होती है एक खरीफ क्रॉप और एक होती है हमारी रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप की जब वो हम बात करते हैं, ये हमारी मॉनसून सीजन में लगाई जाती है। मॉनसून यानी जून में लगाई जाएगी, सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाएगी, पक जाएगी, ये तैयार हो जाएगी। इसी के बाद लगती है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप लगती है विंटर सीजन में, ये बोई जाएगी अक्टूबर के आसपास, और ये मार्च के आसपास पककर तैयार हो जाएगी और ले ली जाएगी। तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले सीजन की बात हो रही है। खरीफ क्रॉप लगाई जाती है मॉनसून में। ये वो सारी क्रॉप्स हैं जिनको पानी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, जिनमें पानी की जरूरत होगी लगाने के लिए। तो ये जून के आसपास हम बोएंगे, यहाँ से हमारा रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है और सितंबर तक, ये अक्टूबर तक पक के तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा इसका सोइंग पीरियड होता है जून टू जुलाई, जून से जुलाई में बो दी जाती है, डिपेंडिंग कि मॉनसून हमारा कब स्टार्ट हो रहा है। अगर मॉनसून हमारा जल्दी आ गया, जून में आ गया, तो हम जून में बो देंगे, और अगर हमारा मॉनसून थोड़ा लेट आया जुलाई के आसपास, तो हम जुलाई में बोएंगे इनको। हार्वेस्टिंग पीरियड होता है इनका सितंबर से अक्टूबर तक, इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है या काट लिया जाता है। क्लाइमेट इनको चाहिए वार्म एंड ह्यूमिड, बेसिकली गर्म हो टेम्परेचर, लेकिन ह्यूमिडिटी, नमी हो एटमॉस्फेयर में, ऐसा क्लाइमेट चाहिए इनको, जो कि सबसे बेस्ट मॉनसून के टाइम पे मिलता है। इस टाइम गर्मी भी होती है और नमी भी बहुत ज्यादा, उमस बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल इसके हैं राइस, कॉटन, मेज, सोयाबीन। चावल, कपास और मक्का और सोयाबीन, ये हमारी कब उगाई जाती हैं, एज अ खरीफ क्रॉप बोला जाता है इनको, और ये मॉनसून सीजन में उगाई जाती हैं। इसके बाद हो गया हमारा सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर इनको हाई चाहिए, जो कि रेनफॉल से मिलता है इन्हें। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है डिपेंड ऑन मॉनसून फॉर ग्रोथ, मॉनसून पे डिपेंडेंट होती हैं ये कम्प्लीटली अपनी ग्रोथ के लिए।
इसके बाद रबी क्रॉप की बारी आती है। रबी क्रॉप के लिए हमें सीजन चाहिए विंटर, सर्दियों में होंगी। अक्टूबर या नवंबर के आसपास इनको बो दिया जाएगा। मार्च टू अप्रैल, मार्च से लेके अप्रैल तक इनको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। इनको क्लाइमेट चाहिए होता है कूल एंड ड्राई, यानी ठंडा होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, मतलब हवा में नमी ना हो, कम पानी चाहिए इन्हें। ऐसी क्रॉप होती है हमारी वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीस, यानी गेहूं, बाजरा, मस्टर्ड हो गया हमारा सरसों, और पीस मतलब मटर। रिलायंट ऑन इरिगेशन और विंटर रेन्स, ये किस चीज पे डिपेंडेंट होते हैं? या तो कोई इरिगेशन, किसान अपनी तरफ से सिंचाई कर रहा है, पानी लगा रहा है, उस पर डिपेंडेंट होती हैं, या फिर एक सर्दियों में बारिश भी हो जाती है एक आध बार, तो उस पर भी डिपेंडेंट होती हैं। रिक्वायर्स केयरफुल इरिगेशन फॉर ग्रोथ, इनमें ना मतलब अनाप शनाप पानी नहीं भर सकते, इनमें थोड़ा इनकी नीड के हिसाब से पानी देना पड़ेगा, कम अमाउंट में। तो इसीलिए बहुत ज्यादा केयरफुल तरीके से इसमें सिंचाई करनी पड़ती है कि बहुत ज्यादा पानी ना चला जाए, अदरवाइज ये खराब हो जाएगी फसल। तो ये हमारा दूसरा टाइप हो गया खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। इसके एग्जांपल्स अच्छे से याद कर लेने हैं, इसके ये मंथ याद कर लेना है। ये 2.1 सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स याद कर लो अच्छे से, बाकी चीजें तो नॉर्मल है, वो हो ही जाएंगी इनके बेसिस पे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे। ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम पढ़ने वाले हैं, इसमें कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं किसी भी फसल के उगने के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होता है मेथड यूज टू ग्रो क्रॉप एंड रेज एनिमल, की क्रॉप्स को बढ़ाना और जानवरों को पालना, दोनों चीजों के प्रोसेसेस को, मेथड्स को क्या कहेंगे? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इसके एग्जांपल हो जाता है, पहला हो जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसके बाद हो जाएगा सोइंग सीड, बीज बोना, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन सिंचाई हो गया हमारा, वीड कंट्रोल, झाड़ी झक्कड़ को कंट्रोल करना बेसिकली, हार्वेस्टिंग हो गया अपना काटना फसल को, और स्टोरेज हो गया उसको सेफली कहीं पे स्टोर करके रखना। ये सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम पढ़ने वाले हैं हमारे लेक्चर में। आगे हम आ जाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बेसिकली क्या होता है? जहाँ पे हम सॉइल को ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे, उसको हल्का सा खोदा जाएगा और पलटा जाएगा। तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया। किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं हम इसको? सीड्स लगाने के लिए, बीज लगाने के लिए। तो इसमें पहला स्टेप होता है टाइलिंग का। टाइलिंग में इसमें इस तरीके से ये चलाई जाती है मशीन, ये क्या करेगी? ये सॉइल को ना काटती हुई जाएगी और टर्न करती हुई जाएगी। तो ये ऊपर नीचे कर देता है, थोड़ा सा सॉइल को हिला देता है बेसिकली, और उसको लूज कर देगा। सॉइल क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी, जिससे उसमें पानी ना इजीली जाएगा अंदर की तरफ। तो इसीलिए टाइलिंग की जाती है सबसे पहले। ये टूल पहले के टाइम में यूज होता था टाइलिंग के लिए। इसके बाद लेवलिंग आ जाती है। ये हमारा लेवलर है जिसको हम आज यूज करते हैं। पहले के टाइम में हल वगैरह के हेल्प से लेवलिंग करते थे, यानी कि एक सार कर लेना, एक बराबर कर लेना सॉइल को। ये देख रहे हो, ये एक भारी सा ये कुछ लोहे का है, डब्बा या बॉक्स टाइप का, ये चलते जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये मिट्टी को एक बराबर करता हुआ जा रहा है। क्यों इम्पोर्टेंट होती है? इंश्योर गुड एरेशन, यानी कि हवा अच्छे से पास हो, इसलिए करनी पड़ती है। जिससे कि किस में मदद मिलती है? वाटर एब्जॉर्प्शन में, कि पानी कितना अच्छे से एब्जॉर्ब होगा सॉइल के अंदर। इस ये डिपेंड करता है कि कितना एरेशन है, कितना गैप है, कितना लूज है सॉइल। इसके लिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप आ जाता है सोइंग सीड, बीज का बोना। अब हमने सॉइल तो अपनी प्रिपेयर कर ली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए, यानी कि खेती हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। फर्स्ट स्टेप था हमारा सॉइल प्रिपेयर करना, ये हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है बीज बोना। अब हम इसमें जो भी हमें क्रॉप लगानी है उसके हम बीज इसमें डालेंगे। बीज डालने के भी दो मेथड होते हैं। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इनटू द सॉइल। बेसिकली प्लांट करना सीड्स को सॉइल में सोइंग कहलाता है। मेथड होता है हैंड सोइंग और ड्रिल सोइंग। ठीक है, हैंड सोइंग ये आप देख रहे हो, इंसान ये इस तरीके से बीज डाल रहा है खेत के अंदर, ये हैंड सोइंग हो गई। या फिर एक एक बीज जगह जगह पे बोते जाना, ये भी हैंड सोइंग हो जाएगी।
दूसरा होता है ड्रिल सोइंग, ये मशीन की हेल्प से, मशीन क्या करेगी, बीज गिराते हुए जाएगी सॉइल के अंदर, अंदर की तरफ धसाते हुए जाएगी, ठीक है। ये ड्रिल सोइंग हो गया, ड्रिल की हेल्प से, यानी कि ये पहले हल्का सा छेद सा करेंगे जमीन के अंदर और उसमें बीज डलता जाएगा। ये हो गया ड्रिल सोइंग। जनरली हैंड सोइंग जो यूज करते हैं आजकल स्मॉल गार्डन्स के लिए करते हैं, और ड्रिल सोइंग करते हैं लार्ज फार्म्स के लिए। पहले के टाइम में सारा काम हैंड सोइंग के थ्रू होता था, लेकिन अभी हमारे पास मशीन्स आ गई हैं अच्छी अच्छी, तो अब हम ड्रिल की हेल्प से क्या करेंगे, बीज बोएंगे। तो यहाँ पे बीज बोने के लिए मशीन यूज करेंगे, क्योंकि बड़ा खेत होगा तो जल्दी काम हो जाएगा। बेसिकली हमें एफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, कि हमारा टाइम भी बचे, क्रॉप भी अच्छी पैदा हो, और बढ़िया बीज भी आए, बढ़िया फल भी आए उसका। तो इस चीज पे हमारा फोकस पूरा है। तो ड्रिल सोइंग हम किस में यूज कर रहे हैं, लार्ज फार्म्स में, और हैंड सोइंग हम यूज कर रहे हैं स्मॉल गार्डन्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वाटरिंग क्रॉप्स पे। वाटरिंग क्रॉप्स, अब हमने बीज भी डाल दिया, हमने पहले सॉइल प्रिपेयर की, फिर हमने सोइंग की यानी बीज डाले। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टेप वाटरिंग क्रॉप्स, इन बेसिकली फसल के अंदर पानी डालना। वाटरिंग क्रॉप्स, ये इसके भी दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है नॉर्मल मेथड, इरिगेशन मेथड, सिंचाई वाला। सिंचाई वाले के आजकल यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, दीज आर न्यू मेथड्स, ये न्यू टेक्नोलॉजी है। इससे पहले जो मेथड यूज होता था वो हाथ से किसान क्या करते थे, मेंढ टाइप की बनाते थे, मेंढ बोलते हैं वो जो उठी उठी सी मिट्टी बना देते हैं ना जगह जगह खेत के अंदर। उसमें क्या होता है, उस खेत को कई सारे पोर्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि अगर इस तरीके का खेत है तो इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से मेंढ बना देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मिट्टी उठा उठा के ये मैट बना देंगे। अब यहाँ से इन्होंने क्या किया, ट्यूबवेल की हेल्प से या किसी की भी हेल्प से यहाँ से पानी डालना स्टार्ट किया। ये नाली टाइप की है, ये वैसे बहुत छोटी होगी, यहाँ बहुत बड़ी दिख रही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हल्का सा खोद देंगे, जिससे पानी इस वाले पोर्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये वाला पोर्शन फिल हो जाएगा तो इसको यहाँ से बंद करके फिर नेक्स्ट इसमें खोल देंगे, तो ये जो पानी है वो इसमें जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से तीनों खोल खोल के पूरे खेत में हम पानी डालते थे। पहले के टाइम में ये मेथड यूज करते थे हम इरिगेशन के लिए। आज भी बहुत सारे किसान जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं न्यू चीजें, वो आज भी इसी तरीके से ही अपने खेतों में पानी डालते हैं। हमारा आ गया ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब जो नया मेथड आया है, इसमें क्या होता है, इस तरीके से पूरे खेत की में क्यारियों में पाइप बिछा दिए जाते हैं। इन पाइप की ये जो ड्रिप रहती है, इसमें से एक एक ड्रॉप आती, एक एक ड्रॉप गिरेगी एक टाइम पे, और ये ड्रॉप बिल्कुल ऐसे लगाई जाती है जैसे बिल्कुल प्लांट की यहाँ पे रूट होगी, और इस पे एक एक ड्रॉप गिरती जा रही है। इससे क्या होता है, पानी वेस्ट कम होता है। सबसे पहली चीज कि हम वाटर सेव कर रहे हैं, पानी उतना ही जाएगा खेत के अंदर जितनी जरूरत है। दूसरी चीज क्या होता है, जब हम ये वाला मेथड यूज करते हैं ना, जितने भी सॉइल के न्यूट्रिशियस चीजें होती हैं जो कि सॉइल के अंदर एडेड हैं पहले से, जितना भी न्यूट्रिशन है सॉइल का, वो बह जाने का डर होता है इस वाले मेथड में। अगर जरा सा भी पानी ओवरफ्लो हुआ ना, तो इस सॉइल का जितना भी उर्वरक शक्ति है, यानी कि जितनी भी न्यूट्रिशन है इस सॉइल के अंदर, वो पानी के साथ बह जाएगा। क्योंकि जो सॉइल के जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो टॉप लेयर पे होते हैं। इस स्टार्टिंग की 1 मीटर से 1.5 मीटर की लेयर के अंदर ही न्यूट्रिशन होंगे। 1 मीटर 1.5 मीटर भी ज्यादा है शायद, तो 1 मीटर के अंदर अंदर न्यूट्रिशंस होंगे भरपूर मात्रा में। उसके बाद वो न्यूट्रिशन की वैल्यू कम होती चली जाती है। तो अगर ऊपर की सॉइल किसी खेत की बह जाती है ना, तो उसका न्यूट्रिशन समझ लो उसके साथ बह गया। अब जो नेक्स्ट क्रॉप आएगी वो उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। तो इसमें क्या रहता है, एक तो न्यूट्रिशन सेफ रहते हैं, दूसरी चीज पानी सेव हो रहा है, और क्रॉप को ना बिल्कुल ऑन टाइम पानी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं, फिर एक दिन पूरा भर दिया। इससे क्या होगा, ऑन टाइम पानी मिलेगा तो पेड़ उसी तरीके से अच्छा बनेगा, उसी तरीके से उस पर फल आएगा जो भी आएगा। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करते हैं आजकल। उसके अलावा स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। इसमें भी सेम अगेन पाइप बिछा दिया और इस तरीके से स्प्रिंकलर लगा दिए, झरने टाइप के, मतलब जैसे रेन गिरती है वैसे ये पानी छोड़ते हैं। इनका ना टाइमर सेट हो जाता है कि हर 15 से 20 मिनट के टाइम में ये स्प्रिंकलर ऑन हो जाएंगे, फिर ऐसे ही स्प्रिंकल करेंगे वाटर, फिर अपने आप बंद हो जाएंगे।
तो इनका टाइमर सेट हो जाता है। बहुत सही तरीके हैं दोनों ही। दीज आर न्यू मेथड फॉर इरिगेशन। इसके अलावा ये नेचुरल मेथड होता है, नेचुरल प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल। अगर रेनफॉल हो रही है तो अपने आप पेड़ों में पानी लग जा रहा है और किसी भी चीज पे हमें फिर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन रेनफॉल पे हम टोटली डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि कभी कभी रेनफॉल क्या होती है, लेट स्टार्ट होती है। मान लो हमने फसल लगा दी और हमें उसमें पानी लगाना, तो हमें लगाना पड़ेगा तुरंत, अदरवाइज हमारे प्लांट्स जो हैं वो बेकार हो जाएंगे, फिर हमारी क्रॉप बेकार हो जाएगी सूखे से। तो रेनफॉल पे हम कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। इट्स कि बाय चांस या फिर थोड़ा सा हम रिसर्च करके उस तरीके से अपनी खेती प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन से वीक में रेनफॉल होने वाली है। वेदर रिपोर्ट्स आजकल की बहुत एक्यूरेट आती हैं, तो उस को देख के हम प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम में तो बिल्कुल डिपेंड नहीं कर सकते थे रेनफॉल पे, तो इसीलिए इरिगेशन मेथड यूज करते थे ज्यादातर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये हम टॉपिक करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, यहीं पे एंड कर रहे हैं। इसमें से जो जो भी नोट्स हैं आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, और किसी को भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लीव देम। आप कमेंट छोड़ दीजिए, जो भी आपको डाउट आ रहे हैं मैं वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास भी जल्दी कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर।